अच्छा जी, आज का हमारा क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक्स का डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। Linguistics is a growing and interesting area of study, having direct hearings on fields as diverse as education, anthropology, sociology, language teaching, cognitive psychology, and philosophy. What is linguistics? Linguistics है क्या? Fundamentally, it is concerned with the nature of language and communication. बेसिकली ये किसके साथ कंसर्न है? नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन या साइंस ऑफ लैंग्वेज जो है, हम उसको कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिक्स है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये इसकी साइंस है। इसी तरह लैंग्वेज की भी एक साइंस है, उसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। द साइंस ऑफ लैंग्वेज इज नॉन एज लिंग्विस्टिक्स। सम ऑफ द definition of linguistics are as under: linguistics observe language in action as mean of determining how language has developed, how it functions today, and how it is currently evolving. किस तरीके से वो currently evolve होती है. Linguistics is concerned with nature of human language, how it is learned, and what part it plays in the life of individual and community. Linguistics tries to answer two basic questions. Basically, दो basic questions जो है उनको answer करती है linguistics: what is language, how does language work. ठीक है, लैंग्वेज है क्या और लैंग्वेज वर्क कैसे करती है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. ठीक है, साइंटिफिक स्टडी जो है ह्यूमन लैंग्वेज की उसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं. ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है. आप लोगों ने अगर लिंग्विस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है एटलीस्ट 3 डेफिनेशन जरूर लिखिएगा. इसी तरीके से लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का भी क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज की भी एटलीस्ट आप 3 जो है डेफिनेशंस आप जरूर लिखते हैं और उसके बाद उसके एनी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा. बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, फिर ख़त्म भी नहीं होता. अच्छा जी, उसके बाद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. Linguistics is the scientific study of language. By this we mean language in general, not a particular language. If we were concerned with studying an individual language, we would say I'm studying French or English or whatever language we happen to be studying. But linguistics does not study an individual language. It studies language in general. अगर हम वैसे देखें कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, तो बाय दिस वी मीन लैंग्वेज इज जनरल. इससे मुराद हम लैंग्वेज को जनरली लेते हैं, ना कि हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिर्फ हम उर्दू पे बात करना शुरू करते हैं या इंग्लिश पे बात करना शुरू करते हैं. हम उसको एज अ होल लेते हैं लैंग्वेज को. एंड इफ वी कंसर्न विद स्टडी एंड इंडिविजुअल लैंग्वेज की, अगर हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जब एक इंडिविजुअल लैंग्वेज कंसर्न करते हैं, वी वुड से आई एम स्टडिंग फ्रेंच और इंग्लिश और वेदर लैंग्वेज वी हैपन टू बी स्टडी. तो फिर हम अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई मैं तो फ्रेंच पढ़ रही हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, और जो भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके बारे में कहते हैं कि हम ये वाली लैंग्वेज सीख रहे हैं. बट लिंग्विस्टिक्स डज नॉट स्टडी एन इंडिविजुअल लैंग्वेज, इट स्टडीज लैंग्वेज इन जनरल. ये कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज की स्टडी नहीं है, ये लैंग्वेज इन जनरल है. दैट इज लिंग्विस्टिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इज कंसर्न विद ह्यूमन लैंग्वेज एज यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and of human faculties, perhaps one of the most essential to human life as we know it, and one of the most far-reaching of human capabilities in relation to whole span of mankind's achievement. और कंसर्न किसके साथ है? विद ह्यूमन लैंग्वेज एज यूनिवर्सल एंड ये जो है जो लिंग्विस्टिक्स है वो कंसर्न है ह्यूमन लैंग्वेज के साथ एज अ यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये एक यूनिवर्सल और रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन फैकल्टीज. ठीक है, और ह्यूमन फैकल्टीज का क्या है? पार्ट है. परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट essential to human life as we know it. और हमारी जो ह्यूमन लाइफ की मोस्ट एसेंशियल अगर कोई पार्ट है ह्यूमन, एक रिकॉग्नाइजेबल पार्ट है, एक यूनिवर्सल पार्ट है अगर कोई, तो वो लैंग्वेज है. इंसान लैंग्वेज के थ्रू ही पहचाना जाता है कि वो क्या है, कौन है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, उसका जो है वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज कैसा है, उसके अंदर कितनी ज्यादा जो है कैपेबिलिटीज हैं. ये थ्रू लैंग्वेज जैसे ही वो बोलता है तो सब पता चल जाता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉर इवन उसका जो बिहेवियर भी जो है वो उसकी लैंग्वेज से जो है अंदाजा होता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉर रीचिंग ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन रिलेशन टू
whole span of mankind's achievement, or one of the most far-reaching of human capabilities, और ये जो है one of most far-reaching human capabilities हैं in relation to whole span of mankind achievement. ठीक है, mankind achievement में जो है ये far-reaching human capital मतलब one of the most far-reaching human capabilities में ये count होती है in relation to whole span of mankind achievement. इंसान की जिंदगी में जितनी भी अचीवमेंट होती हैं उससे ये रिलेट करती है फॉर रीचिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज. So does this not sound a little abstract? It is because there is no way of studying language without referring to and taking examples from particular language. However, even while doing so, the emphasis of linguistics is different. Linguistics does not emphasize practical knowledge or mastery of a particular language. Linguistics may know only one language or may know several or may even study a language they do not know at all. What are they trying to study are the ways in which language is organized to fulfill human needs as a system of communication. अब क्या होता है लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है. लैंग्वेज इज बेसिकली सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और इस वजह से विदाउट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हम एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स भी नहीं बता सकते. There is difference between person who knows many language called polyglot and a linguist. एक लिंग्विस्ट में और एक पॉलीगॉट में डिफरेंस होता है. अब क्या होता है, एक इंसान जो कि मैनी लैंग्वेज जानता है उसको हम पॉलीगॉट कहते हैं, और एक लिंग्विस्ट कौन होता है, हु स्टडीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंग्वेज बिहेवियर. ठीक है, जो कि ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बिहेवियर को पढ़ता है, ऑफन विद रेफरेंस टू सम एक्चुअल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस. Any language can be taken up to illustrate the principle of language organization. कोई भी लैंग्वेज जो है उसको टेकन अप किया जा सकता है to illustrate principle of language organization, because all languages reveal something of the nature of languages general. Of course, it may be of help to a linguistic to know more language, so that differences and contrast as well as similarities between language can also be studied in better way. We can say that linguistics is learning about language rather than learning a language. ठीक है, linguistics क्या है, वो learning about language है rather than learning a language. हम कोई लैंग्वेज लर्न करने नहीं जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि लैंग्वेज की साइंस क्या है, लैंग्वेज के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके डिफरेंट अगर हम उसकी डिफरेंट काइंड्स देखें, उसकी जो है जैसे लिंग्विस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं ताकि हम ये देखें कि लैंग्वेज की साइंस क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. दिस डिस्टिंक्शन इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग हाउ अ कार वर्क्स एंड लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार. ठीक है, अब ये बिल्कुल इसी तरीके से है, मतलब जो डिफरेंस है अबाउट द लैंग्वेज वो बिल्कुल ऐसे है कि किस तरीके से जैसे एक ही कार है और उसके बारे में ये जानना कि ये कार काम कैसे करती है और लर्न करना हाउ टू ड्राइव अ कार. ठीक है, लैंग्वेज सीखने और लैंग्वेज के मैकेनिज्म सीखने में दोनों में फ़र्क है कि लैंग्वेज बनती कैसे है, लर्निंग की कार चलती कैसे है, यानी कि लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के लैंग्वेज हाउ टू ड्राइव अ कार क्या या लैंग्वेज को बोलते कैसे हैं. व्हेन वी लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार वी लर्न अ सेट ऑफ हैबिट्स एंड डू प्रैक्टिस. जब हम ये लर्न करते हैं कि किस तरह से एक ड्राइव का मतलब एक कार को ड्राइव किया जाता है, तो दिस डिस्टिंक्शन इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग हाउ कार वर्क्स. कि भाई कार जो है, जब हम एक कार को ड्राइव करना सीखते हैं तो हम एक सेट ऑफ हैबिट्स जो है वो लर्न करते हैं एंड डू प्रैक्टिस, और उसको हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. दिस इज सिमिलर टू लर्निंग हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज. इसी तरीके से हम एक लैंग्वेज जो है उसको लर्न करते हैं कि हमने उस लैंग्वेज को स्पीक कैसे करना है. When we learn how the car works, we open up its mechanism. और जब हम ये लर्न करते हैं कि कार काम कैसे करते हैं तो हम उसकी मैकेनिज्म को ओपन करते हैं, स्टडी उसको प्रॉपरली हम स्टडी करते हैं कि भाई कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट है कार का, वो कैसे कैसे काम करता है, उसमें पानी कहाँ पे डालना और पेट्रोल कहाँ पे डालना है. ये सारी चीज़ें जो है हम उसकी मैकेनिज्म जो है हम देखते हैं कि कार चलती कैसे है और कार का इंजन कैसे वर्क करता है. ये सारी क्या है, इसको हम कि कार वर्क कैसे करती है, स्टडी इट एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स टू वन अनदर.
तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को वन एंड अदर देखते हैं कि किस तरीके से उसका हर पार्ट जो है वो लैंग्वेज कार किस तरह से काम करती है, उसके सारे पार्ट्स किस तरह से मतलब ये वर्क करते हैं इन वर्किंग ऑफ अ कार. दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज में और linguistic we investigate the mechanism of language, its parts, and how all these parts fit together to perform particular functions and what they are arranged or organized in certain manner. तो फिर हम देखते हैं वही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज को, उसके पार्ट्स को, और उसके तमाम पार्ट्स जो है वो किस तरीके से फिट टुगेदर होते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और किस तरह से वो अरेंज या ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ मैनर. Such as while driving a car, we are using its various components. While speaking a language, we are using the sounds, words, etc. of that language. Behind these uses is the mechanism which enable us to do so. We study language because it is important for us to understand this mechanism. और इस वजह से हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकें. नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, कि क्या लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंस है. और इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस? तो लिंग्विस्टिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ साइंस in both general and specific terms. General, we use the term science for any knowledge that is based on clear, systematic and rational understanding. General viewpoint से देखा जाए तो हम इस साइंस जो है वो किसी ऐसे नॉलेज को कहते हैं जो कि बेस करता है किसी क्लियर, सिस्टमैटिक और रैशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. Thus we often speak of the science of politics or statecraft or the science of cooking. इस वजह से अक्सर हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम स्टेटक्राफ्ट की बात करते हैं या साइंस ऑफ कुकिंग की बात करते हैं. However, we also use the term science for systematic study of phenomena and enabling us to state some principles or theories regarding the phenomena. और हम जो है यूज करते हैं टर्म साइंस जब हम किसी भी चीज की कोई सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फेनोमेना, यानी कि उसका कोई भी फेनोमेना जो भी अमल होता है उसमें उसकी सिस्टमैटिक स्टडी जब हम पढ़ते हैं, एनेबलिंग अस टू स्टेट सम प्रिंसिपल, जो कि हमें एनेबल करती है कि हम कुछ जो उसके प्रिंसिपल हैं उनको बता सके, और थ्योरीज रिगार्डिंग द फेनोमेना. तो साइंस हम इसको इस वजह से भी लिंग्विस्टिक्स को साइंस कह सकते हैं क्योंकि साइंस जो है वो किसी भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी फेनोमेना का जो कि हमें एनेबल करता है कि हम कुछ प्रिंसिपल को स्टेट करें या फिर थ्योरीज जो कि हम रिगार्डिंग उस फेनोमेना हम उन थ्योरीज पे बात करते हैं. This study proceeds by examination of publicly verifiable data obtained through observation of phenomena and experimentation. In other words, it is empirical and objective. तो ये जो है अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए तो हम इसको कहते हैं कि यही जो फेनोमेना है ये बाय एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिकली वेरिफिएबल डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना. तो आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिकली जो है डाटा ऑब्टेन किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना और एक्सपेरिमेंटेशन, और इन अदर वर्ड्स ये जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डाटा जो है मतलब एक परसीव किया जाता है और डिफरेंट प्रिंसिपल्स उसके अंदर या थ्योरीज जो हैं उस फेनोमेना के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम कहते हैं ये एम्पायरिकल है या ऑब्जेक्टिव है. साइंस मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन आफ्टर एडिकेट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा विच शुड बी कंसिस्टेंट. और साइंस जो है उसको प्रोवाइड मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए एक्सप्लेनेशन आफ्टर एडिकेट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. अब जब ये डाटा जो है अचीव हो जाता है मतलब उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है उस डाटा से रिलेटेड which should be consistent, जो कि consistent होना चाहिए, such that there should be no contradiction between different parts of the explanation or statement, ताकि ना तो कोई contradiction रहे between different parts of the explanation or statement कि जी जो आपने डाटा उठाया है आप उसी को explain करेंगे और उसका एक वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए तो ताकि उसको समझा जा सके और उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा ना हो. एंड इकोनॉमिकल सच एज प्रिसाइज एंड नॉन रिडंडेंट मैनर ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रेफर्ड. और दूसरी जो है एक तरफ उसकी एम्पायरिकल एंड ऑब्जेक्टिव जो है साइंस है, दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमिकल है
जिसको हम कहते हैं वो प्रिसाइज है, या फिर नॉन रिडंडेंट मैनर ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रेफर्ड, जिसके अंदर नॉन रिडंडेंट मैनर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो प्रेफर किया जाता है। एक प्रिसाइज और नॉन, यानी कि वो इकोनॉमिकल मीन के कंसाइज वे में आपको एक थ्योरी बता दी जाती है। लेट अस अप्लाई दिस क्राइटेरिया ऑफ साइंस टू लिंग्विस्टिक्स। अब देखते हैं कि अगर हम यही इकोनॉमिकल और एम्पायरिकल साइंस जो है वो अप्लाई करते हैं लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, तो फिर लिंग्विस्टिक्स किस तरह से साइंस है। Linguistic studies language. Language is a phenomena which is both objective and variable. लैंग्वेज जो है एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा अमल है जो कि ऑब्जेक्टिव भी है और वेरिएबल भी है। लाइक नेचुरल फेनोमेना in the physical world, it has a concrete shape and occurrence in the same way as physicist or chemist takes materials and measures their weight, densities, etc. to determine their nature. The linguistic studies the component of language such that observing occurrence of speech sounds or the way in which words begin or end. Language, like other phenomena, is objective because it is observable with the senses. और language जो है like other phenomena वो objective भी है because it is observable with senses. ठीक है, क्योंकि वो observable है with senses such that it can be heard with the ear. क्योंकि इसको आप कानों से सुन सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं when vocal organs are in movement. और व्हेन रीडिंग वर्ड्स ऑन अ पेज, और जब आप रीड करते हैं पेज वर्ड्स को पेज के ऊपर तो आप उसको देख रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन लीड टू प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। इन साइंस ईच ऑब्जर्वेबल फेनोमेना इज टू बी गिवन अ precise explanation. Its nature has to be described completely. Thus, for example, the chemist classifies elements into metal and non-metal. A biologist classifies living things into plants and animals. In the same way, linguistics observe the feature of language, classifies these features as being sound features of particular type or words belonging to particular classes on the basis of similarity or difference with other sounds and words. But while linguistics shares some of the characteristics of empirical science, it is also a social science because it studies language, which is a form of social behavior and exists in interaction between human beings in society. Language is also linked to human mental process. For these reasons, it cannot be treated always as objective phenomenon. लेकिन जब लिंग्विस्ट कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पायरिकल साइंस जो है, जो कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसी को हम एम्पायरिकल साइंस कहते हैं ना। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो सोशल साइंस। तो उस एम्पायरिकल साइंस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस है, क्योंकि ये स्टडी करती है लैंग्वेज को विच इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। क्योंकि हाँ, वो ये जो एम्पायरिकल साइंस है या लिंग्विस्टिक्स है, ये स्टडी करती है लैंग्वेज को सोशल बिहेवियर के तहत एंड एग्जिस्ट इन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग। कर दिया बेटा मैंने। अच्छा जी, तो इसी तरीके से but while linguistics shares some of the characteristics of empire, it is also social science because it studies language, which is a form of social behavior and exists in interaction between human beings in society. Language is also linked to human mental processes. For these reasons, it cannot be treated always as objective phenomena. Language जो है वो linked है human mental processes से। For these reasons, it cannot be, इस वजह से इसको हमेशा एक objective phenomena के साथ हम relate नहीं कर सकते। यानी कि ये social behavior है, social sciences से relate करती है और human being society से relate करती है। इस वजह से हम एक तरफ तो इसको social इसको हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। दूसरी बात ये कि हम लैंग्वेज जो है वो लिंक्ड है ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस के साथ। इस वजह से इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑलवेज एट ऑब्जेक्टिव फेनोमेना। इस वजह से हम इसको हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव फेनोमेना के तौर पे नहीं ट्रीट कर सकते। इन एम्पायरिकल साइंस द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर नोन एज इंडक्टिव प्रोसेसर्स। और एम्पायरिकल साइंस में ये जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है, उनको क्या कहा जाता है, एज इंडक्टिव प्रोसीजर्स। उनको इंडक्टिव प्रोसीजर्स कहा जाता है। दिस मीन्स दैट फेनोमेना आर ऑब्जर्व्ड एंड डाटा इज कलेक्टेड विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडिया और थ्योरी। इसका मतलब ये है कि ये जो फेनोमेना है वो ऑब्जर्व होते हैं और डाटा कलेक्ट होता है विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडिया और थ्योरी, एंड आफ्टर दैट द डाटा स्टडी सम थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड। तो
इस डाटा के बाद कुछ स्टडी जो है वो क्या होती है, फॉर्मुलेटेड होती है. दिस हैज बीन द मेन ट्रेडिशन इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साइंस, but there is an opposition tradition in the tradition of rationalism which holds that mind forms certain concepts or ideas beforehand in terms of which it interpret the data observation and experiment experience. Sorry. According to this tradition, the deductive procedure is employed in which we have a primarily hypothesis or tradition. The deductive procedure, or theory in our mind, which we then try to prove by applying it to the data. और अगर हम इस ट्रेडिशन के तहत देखें तो ये जो डिडक्टिव प्रोसीजर है जो कि एम्प्लॉय होता है, जिसमें इन विच वी हैव प्रीलिमिनरी हाइपोथेसिस होता है, जिसके अंदर या थ्योरी होती है हमारे माइंड के अंदर, वी देन ट्राई टू प्रूव द बाय अप्लाई इट टू द डाटा. तो उस हाइपोथेसिस को या वो जो थ्योरी जो कि हमारे माइंड के अंदर जो है वो मतलब एक तरह से सर्कुलेट कर रही होती है, तो फिर हम उसको डाटा पे अप्लाई करते हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम किसी भी चीज़ का एक हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि हम उसका कुछ डाटा लेते हैं और हम देखते हैं कि रादर ये चीज़ जो है वो सही भी है कि नहीं है. तो साइंटिस्ट ने सारी उम्र एक ही काम किया है कि वो चीज़ों को उठा के देखते रहे हैं कि ये ठीक है कि ख़राब है, ठीक है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. और थोड़े दिनों बाद जो एक और हाइपोथेसिस आ जाता है कि नहीं होना चाहिए था, और फिर एक और हाइपोथेसिस आता है कि नहीं होना चाहिए था, और फिर उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है. तो दुनिया के साइंसदानों ने ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन के अंदर ही डाला है, इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया. दिस प्रोसीजर वाज कंसीडर्ड टू बी अनसाइंटिफिक अकॉर्डिंग टू एम्पायरिकल साइंटिस्ट. और अगर एम्पायरिकल साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोसीजर जो है ये अनसाइंटिफिक है, because they felt that existent idea can influence the kind of data. तो वो जो है क्या है, डिसरिगार्ड करते हैं, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव मेथड. वो कहते हैं कि ये जो है मेथड वो अनसाइंटिफिक है अकॉर्डिंग टू एम्पायरिकल साइंटिस्ट के हिसाब से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो आइडिया जो हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं कैन इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ डाटा जो कि हम ऑब्टेन करते हैं इर्द गिर्द से, एंड वी सर्च ओनली फॉर दोज पीस ऑफ डाटा दैट फिट आवर थियरी. और इस वजह से सिर्फ हम उस डाटा के पीसेस को लेते हैं जो कि हमारी थियरी से फिट के हिसाब से होता है, एंड डिसरिगार्ड अदर्स, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड. On the other hand, it has been observed by some thinkers such as Popper that no observation can be free of some theory. कि कोई भी observation जो है वो थ्योरी से फ्री नहीं होती, यानी कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होती है. इट कैन नॉट बी टोटली न्यूट्रल. तो कोई भी थ्योरी ना तो टोटली न्यूट्रल हो सकती है. we can however reconcile these two procedures. There are aspects of language which we can observe quite easily and which offer concrete instances of objective and verifiable data. At the same time, we need to create hypotheses to explain this data. So we may create tentative or working hypothesis to explain this data. Tentative आपको पता ही है, जैसे आप लोगों की tentative rate sheet आती है, और एक वर्किंग हाइपोथेसिस होता है एक एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई ये चीज है, एज्यूम डाटा होता है टू एक्सप्लेन दिस डाटा. बट वी मे एक्सेप्ट जिसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जिसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और जिसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एज वी मे प्रोसीड फर्दर विथ सच एन ओपन एटीट्यूड वी मे कलेक्ट मोर डाटा. और इसी तरीके से हम फिर मोर डाटा कलेक्ट करते हैं. दिस ऑल्टरनेटिव ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसीजर में हेल्प अस टू अराइव एट एक्सप्लेनेशन which meet all the requirements of science such that they are exhaustive, consistent and concise. इस वजह से वो exhaustive भी हैं, consistent है और concise. इस लिहाज से देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंस है. अब चाहे हम उसको एम्पायरिकल वे में देखें, ऑब्जर्वेंट वे में देखें या कंसाइज वे में देखें, तो उस लिहाज से हम उसको सोशल साइंसेस भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको एम्पायरिकल साइंस भी कह सकते हैं. तो इन सारी थियरीज को अगर हम अप्लाई करें लिंग्विस्टिक्स के ऊपर तो लिंग्विस्टिक्स वाकई ही एक साइंस है. Thus, linguistics is both empirical science and social science. तो इस लिहाज से देखा जाए इन सारी थियरीज के तहत तो जो लिंग्विस्टिक्स है वो एम्पायरिकल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है. इन फैक्ट
It is human discipline since it is concerned with human language, so it is part of the study of humanities as well. This includes the study of literature and appreciation of beauty and music of poetry. In understanding language, humankind can understand itself. Moreover, since every branch of knowledge uses language, linguistics is central to all areas of knowledge. मोर ओवर क्योंकि एवरी ब्रांच जो है वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो है वो लैंग्वेज को यूज करती है, तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो सेंट्रल है टू ऑल एरियाज ऑफ द नॉलेज. इन रिगार्ड to linguistics, the traditional distinction of science, art, and humanities are not relevant. As uh, Lyons put it, linguistics has natural link with wide range of academic disciplines. जैसे लायंस ने इसको इस तरीके से बयान किया है कि लिंग्विस्टिक्स का जो है वो एक नेचुरल लिंक है विद अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन. ये जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन हैं उसके साथ उसका एक नेचुरल लिंक है. टू से दैट लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस इज नॉट टू डिनाई दैट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर. तो इस वजह से लिंग्विस्टिक्स को हम, अगर हम साइंस कहते हैं तो हम इसको निगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके सब्जेक्ट मैटर की वजह से, उसके बाय वर्च्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर हम उसको साइंस ही कहेंगे. हम उसकी वैल्यू एज अ साइंस हम उसको जो है इसको निगेट नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सच एमिनेंटली ह्यूमन डिसिप्लिन एज फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो ये क्लोजली रिलेटेड है टू सच एमिनेंटली ह्यूमन डिसिप्लिन जो कि ह्यूमन डिसिप्लिन हैं एज फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यहाँ तक बेटा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. वो साइंस है या नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहस चल पड़ी थी कि लिंग्विस्टिक साइंस है या नहीं है. सबसे पहली बात ये कि अगर हम लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस को देखें तो हम कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ द लैंग्वेज. अब अगर हम लिंग्विस्टिक्स को साइंस कहते हैं तो हाउ इट इज अ साइंस, ठीक है. तो इस चीज के ऊपर हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि या हमने अपनी डीप ऑब्जर्वेशन जो है, जो स्टडीज जो है वो ये प्रूव करती हैं कि एम्पायरिकल साइंस के अंदर क्या होता है और सोशल साइंस के अंदर क्या होता है. रादर देन लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक एम्पायरिकल साइंस है या वो एक सोशल साइंस है. एम्पायरिकल साइंस के अंदर एक हाइपोथेसिस होता है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, डीप ऑब्जर्वेशन होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती है. एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो है एक कंक्लूजन निकाला जाता है. जैसे आप लोगों ने बायो में कई हाइपोथेसिस किए होंगे कि उन्होंने कोई एक चीज ले लेते थे और फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस होता था, एक मतलब वो एज्यूम कर लेते थे कि लाइक एक बटरफ्लाई है, वो उसका लाइफ साइकिल ही देख लें कि वो किस तरीके से उसका जो लाइफ साइकिल है, या वो रादर वो प्यूपा में से निकलती है या वो कैटरपिलर है या जो भी है, एनी हाउ उसका एक डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, एक हाइपोथेसिस होता है. और हाइपोथेसिस इज इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि वो कोई रियलिटी हो, वो उस हाइपोथेसिस के ऊपर, उस कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर ये प्रूव करना होता है. रादर ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन ये सारा डाटा जो है वो सही है कि नहीं है. तो दैट्स वाई अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स इज एन एम्पायरिकल साइंस. दूसरी तरफ लिंग्विस्टिक्स जो है वो सोशल बिहेवियर्स को देखती है. इंसान जो है वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू पहचाना जाता है. लिंग्विस्टिक्स बेसिकली स्टडी है सोशल बिहेवियर्स की भी. तो इंसान जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो है जो भी उसका लैंग्वेज है उसकी स्टडी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं. तो इस लिहाज से देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स एक सोशल साइंस भी है. तो ओवरऑल अगर हम देखें, एक जनरल व्यू पॉइंट लें तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक सोशल साइंस ये लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंस है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है अक्सर, ये कभी कभार शॉर्ट उसमें नोट्स में भी आ जाता है कि इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस और नॉट. तो यहाँ तक बेटा ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने आज प्रिपेयर करना. तो एक चीज याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल आता है ना लिंग्विस्टिक्स से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यू हैव टू ऐड द डेफिनेशन. ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू ऐड द डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज. तो आपकी वो जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करती हैं. फिर आप जो थ्योरी वहाँ पे लिख रहे होते हैं, आप उसको किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं और किस हद तक उसको रिजेक्ट करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है. और इसके अंदर सारी थियरीज हैं. जैसे हम साइंटिफिक थियरीज पढ़ते आए हैं बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इसी तरीके से ये भी बेटा थियरीज हैं.
आपने इनको, आप ऐसे समझ ले, यू हैव टू प्रूव इट। हमने प्रूव करना होता था ना, एक न्यूमेरिकल आ जाता था, प्रूव इट बोथ साइड इक्वल है कि नहीं है, तो दैट इज द सेम थिंग। तो हमने प्रूव करना होता है कि इस तरह के इस, जैसे अब ये इसी तरह का है, प्रूव इट के इस लिंग्विस्टिक्स साइंस और नॉट। तो उसी तरह का क्वेश्चन आ गया ना कि प्रूव करेंगे लिंग्विस्टिक साइंस है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपके जो मैक्सिमम नोट्स हैं आप कहीं से भी उठा के देख लेंगे वो एनकेएम से ही होंगे।